जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुद्रास्फीति, महंगाई या इन्फ्लेशन के बारे में। महंगाई महंगाई वह अवस्था है जिसके दौरान वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। महंगाई वह अवस्था है जिसके दौरान जो वस्तु का मूल्य होता है उसमें वृद्धि होती है तथा जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। इसका प्रमुख कारण है अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनापूर्ति। जो महंगाई है वह अवस्था है जिसके दौरान जो वस्तु का मूल्य है उसमें वृद्धि होती है, जो वस्तु की प्राइस है उसमें वृद्धि होती है तथा जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति घट जाती है, जिसका प्रमुख कारण है अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनापूर्ति। अर्थव्यवस्था को महंगाई के ताप से बचाने के लिए सरकार एवं आरबीआई द्वारा कदम उठाए जाते हैं। जो अर्थव्यवस्था है इसको महंगाई के ताप से बचाने के लिए सरकार एवं आरबीआई द्वारा कदम उठाए जाते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति घटती है तथा महंगाई सहनीय सीमा में आ जाती है। जो अर्थव्यवस्था में महंगाई के ताप से बचाने के लिए सरकार, गवर्नमेंट एवं आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में जो धन आपूर्ति है वह घटती है तथा जो महंगाई है सहनीय सीमा में आ जाती है, यानी एक लिमिट में आ जाती है। इस प्रकार अविस्फीति कहते हैं, यह देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाती है। जो अविस्फीति है वह देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति वह घट जाती है तथा महंगाई सहनीय सीमा में आ जाती है। ये देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाती है। अपस्फीति, डिप्लेशन। अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत होता है। जो अपस्फीति है मुद्रा स्फीति के विपरीत होता है। इस दौरान वस्तु का जो मूल्य है घट जाता है। इस दौरान जो वस्तु का मूल्य है, वस्तु की जो प्राइस है उसका जो मूल्य है वो घट जाता है तथा जो मुद्रा है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, जो क्रय शक्ति है उसकी परचेजिंग पावर है वो वृद्धि हो जाती है। जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है उसमें वृद्धि हो जाती है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग घट जाती है तथा मूल्य भी घट जाता है तथा इसे नियंत्रित करने के लिए धन आपूर्ति में वृद्धि करनी होती है तथा इसे नियंत्रित करने के लिए जो धन आपूर्ति है उसमें वृद्धि करनी होती है। इस प्रक्रिया को पुनः स्फीति कहते हैं। जो यह प्रक्रिया है इसे पुनः स्फीति कहते हैं। व्यापार चक्र। ऊपर बताए गए व्यापार चक्र से यह स्पष्ट है कि महंगाई देश के लिए लाभदायक होती है। जो महंगाई है, एक सीमा तक जो महंगाई होती है वह देश के लिए लाभदायक होती है। नियंत्रित महंगाई देश के लिए लाभदायक होती है। जो कंट्रोल, यानी जो नियमित सीमा तक है जो कंट्रोल होती है महंगाई, वह देश के लिए लाभदायक होती है। लेकिन जो कंट्रोल अनियंत्रित हो जाती है महंगाई तो देश के लिए नुकसानदायक होती है। नियंत्रित महंगाई मानक दर 4% है। जो नियंत्रित महंगाई दर है, जिसका मानक दर है वो 4% है तथा इसे 2% या विचलन की अनुमति से, अर्थात नियंत्रित महंगाई किसी भी समय न्यूनतम दर से 2% तथा अधिकतम 6% हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा महंगाई होती है तो वह अधिक हानिकारक होती है, देश के लिए नुकसानदायक होती है। नियंत्रित महंगाई का निर्धारण सरकार द्वारा आरबीआई के साथ विचार विमर्श करके किया जाता है। जो नियंत्रित कंट्रोल इन्फ्लेशन है, कंट्रोल इन्फ्लेशन का जो निर्धारण होता है वो सरकार और गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के साथ विचार विमर्श करके किया जाता है। देश हित में महंगाई की दर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कहते हैं। महंगाई की मार सर्वाधिक निश्चित आय पर गुजर बसर करने वाला व्यक्ति पर सर्वाधिक पड़ती है। जो महंगाई की मार है वह सर्वाधिक एक निश्चित आय पर गुजर बसर करने वाला व्यक्ति पर सर्वाधिक पड़ती है। जो महंगाई की मार एक जो लिमिट से, जिसकी सैलरी एक
लिमिट होती है, जैसे 10,000 20,000 पर मंथ कमाने वाले पर महंगाई की जो मार होती है वो सर्वाधिक पड़ती है एक वर्ग के ऊपर। महंगाई में कर्जदार को फायदा होता है, जो महंगाई बढ़ती है उसमें जो कर्जदार होता है उसको फायदा होता है, और जो कर्जदाता है उसको नुकसान होता है, और जो उपभोक्ता है उसको हानि होती है तथा उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। जो महंगाई है उसमें कर्जदार है उसको तो फायदा होता है, और कर्जदाता है उसको नुकसान होता है, उपभोक्ता को हानि होती है तथा उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। महंगाई के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कारण के आधार पर महंगाई, सामान्य मूल्य दर के आधार पर महंगाई, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति बढ़ती है तो वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में धनापूर्ति बढ़ती है तो वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति बढ़ती है तो वस्तु और सेवाओं की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाता है, इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति, कारक आगतों का मूल्य, जैसे जब अर्थव्यवस्था में कारक आगतों के मूल्य जैसे भूमि, श्रम, कच्चा माल इत्यादि बढ़ जाए तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाता है। जो कारक लागत है, फैक्टर कॉस्ट है, उनकी जो मूल्य है, प्राइस है, जैसे भूमि है, श्रम है, कच्चा माल है इत्यादि की कीमत में बढ़ जाए तो उत्पादन भी बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है, जिससे हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक खामियों के कारण मुद्रास्फीति जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, अच्छी शिक्षा अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव आदि कारणों से आई मुद्रास्फीति है। सामान्य मूल्य दर के आधार पर, सामान्य मूल्य दर के आधार पर मुद्रास्फीति। निम्न मुद्रास्फीति, निम्न मुद्रास्फीति, जब वार्षिक वृद्धि दर अंकों में 0% से 9% हो तो निम्न मुद्रास्फीति कहलाती है। जो निम्न मुद्रास्फीति है वह दो प्रकार की होती है। पहली रेंगती मुद्रास्फीति, दूसरी चलती मुद्रास्फीति। जब वार्षिक वृद्धि दर 0% से 3% तक हो तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, और जब वार्षिक वृद्धि दर 4% से 9% तक हो उसे चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। दौड़ती मुद्रास्फीति, जब वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 2 अंकों में हो, जो वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 2 अंकों में हो, जैसे 10% से 30% तक, तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति, जब वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 2 या 3 अंकों में हो, जैसे 31% से 999 तक, जो ये मुद्रास्फीति होती है इसमें मुद्रा अपनी कीमत तेजी से खोने लगती है। जो सरपट या तेज दौड़ती मुद्रास्फीति होती है इसमें मुद्रा अपनी कीमत को तेजी से खोने लगती है। विदेशी निवेशक निवेश करने से परहेज करने लगते हैं। अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है, जो अर्थव्यवस्था है वह स्थिर हो जाती है। अति मुद्रास्फीति, जब वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 1000% से अधिक है, लोगों का विश्वास मुद्रा से समाप्त होने लगता है। जो अति मुद्रास्फीति होती है, जो हाई इन्फ्लेशन होती है, जिसमें जो वार्षिक मूल्य वृद्धि दर है वो 1000% से अधिक हो जाती है, जिसमें लोगों का विश्वास मुद्रा से समाप्त होने लगता है। ऐसा तब होता है जब ऐसा युद्ध आने की वजह से हो सकता है, ये लापरवाही की वजह से मुद्रा छापने के कारण भी यह ऐसा होता है। महंगाई के अन्य कारण, महंगाई के अन्य प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, मंदी जनित मुद्रास्फीति। मंदी जनित महंगाई वह अवस्था है जिस दौरान अर्थव्यवस्था में मंदी भी होती है, महंगाई भी होती है।
मंदी जनित महंगाई वह अवस्था है जिस दौरान अर्थव्यवस्था में मंदी भी होती है, महंगाई भी। 1990 के दशक में ब्रिटेन में कोरोना से पहले भारत इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। जब महंगाई की दर आर्थिक वृद्धि दर से अधिक हो तो यह घटना मंदी जनित मुद्रास्फीति को दर्शाती है। मंदी जनित महंगाई वह अवस्था है जिस दौरान अर्थव्यवस्था में मंदी भी होती है, महंगाई भी होती है। 1990 के दशक में भी ब्रिटेन में कोरोना से पहले भारत में इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। जब महंगाई की दर आर्थिक वृद्धि दर से अधिक हो तो यह घटना मंदी जनित मुद्रास्फीति को दर्शाती है। कोर इन्फ्लेशन मर्म मुद्रास्फीति। जब हम खाद्य एवं ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर अन्य वस्तुओं में महंगाई की माप करते हैं तो इसे मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन मर्म मुद्रास्फीति। जब हम खाद्य एवं ऊर्जा पदार्थों को छोड़कर अन्य वस्तुओं में महंगाई की माप करते हैं तो इसे हम मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं। तिरछी महंगाई। जब अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो तथा कुछ वस्तुओं के दाम में कमी आए तो इसे हम तिरछी महंगाई कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो तथा कुछ वस्तुओं के दाम में कमी आए तो इसे हम तिरछी महंगाई कहते हैं। महंगाई को मापने की विधियाँ। तो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको मापने की जो मेथड है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक WPI, GDP अपस्फीति कारक। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो महंगाई को मापने की पहली विधि है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। यह उपभोक्ता के लिए महंगाई का मापन करता है। जो CPI है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यह उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का मापन करता है, जिसकी गणना है जिसका मासिक आधार पर की जाती है, जिसकी गणना है मासिक आधार पर की जाती है। हर माह इसकी गणना की जाती है, जिसका आधार वर्ष है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12 है तथा CPI के आंकड़े NSO द्वारा जारी किए जाते हैं। जो CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसके जो आंकड़े हैं वह NSO द्वारा जारी किया जाता है। वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसमें वस्तु, गुड्स एंड सर्विस दोनों शामिल होती है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके प्रकार RUC, रूरल यानी गांव, शहरी अर्बन, कंबाइंड एंड संयुक्त। उदित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंबाइंड को बनाया गया। WPI थोक मूल्य सूचकांक, यह उत्पादकों के लिए महंगाई का मापन करता है। जो WPI थोक मूल्य सूचकांक है यह उत्पादकों के लिए महंगाई का मापन करता है। इसकी गणना भी मासिक आधार पर की जाती है। जो इसकी गणना है वो भी मासिक आधार पर की जाती है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। जो थोक मूल्य सूचकांक है इसकी गणना भी मासिक आधार पर की जाती है। जो इसका आधार वर्ष है 2011-12 है। जो इसकी गणना है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग करता है। इसमें केवल वस्तुएं शामिल की जाती है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था उसमें वस्तुएं सेवाएं दोनों शामिल की जाती है, लेकिन जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI इसमें केवल वस्तुएं शामिल की जाती है। महंगाई को नियंत्रित करने वाली विधियाँ। जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली मेथड, जो महंगाई है उसको नियंत्रित करने वाली विधियाँ। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में पहला है मात्रात्मक उपाय, दूसरा है गुणात्मक उपाय। तो पहले बात करेंगे मात्रात्मक उपाय में आरक्षित अनुपात और नीति दरें। आरक्षित अनुपात में पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशो। बैंकों में जमा कुल धन का कुछ प्रतिशत RBI के पास बैंकों को नगद रूप में रखना होता है। जो बैंकों में जमा कुल धन का कुछ प्रतिशत RBI के पास बैंकों को नगद रूप में रखना
होता है। जो बैंकों के पास पैसा होता है उसका कुछ प्रतिशत बैंकों को आरबीआई के पास नगद रूप में रखना होता है, जिसे हम CRR कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। CRR जमा पर आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। जो कैश रिजर्व रेशो है, नगद आरक्षित अनुपात है, इस पर बैंकों को आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता। CRR कैश रिजर्व रेशो प्रत्येक 14 दिनों पर प्रतिबंधित किया जाता है। जो कैश रिजर्व रेशो है प्रत्येक 14 दिनों पर प्रतिबंधित किया जाता है। CRR कैश रिजर्व रेशो SLR वैधानिक तरलता अनुपात स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंतर्गत बैंकों को अपने यहाँ जमा कुल धन का कुछ प्रतिशत अपने ही पास सुरक्षित रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात है SLR, जिसके अंतर्गत बैंक को अपने यहाँ कुछ धन का कुछ प्रतिशत अपने पास ही सुरक्षित रखना होता है। जो बैंक है उन्हें अपनी जो जमा राशि है, जमा धन है, उसका कुछ प्रतिशत अपने पास सुरक्षित रखना होता है। जैसे स्वर्ण सरकारी प्रतिभूति या नगद के रूप में रख सकते हैं, जैसे सोने के रूप में, या सरकारी प्रतिभूति या नगद के रूप में रख सकते हैं। इसे भी 14 दिनों पर प्रतिबंधित किया जाता है। जो SLR है इसकी न्यूनतम सीमा 0% है, अधिकतम सीमा 40% है। जो SLR है वह 18% है। CRR कैश रिजर्व रेशो SLR वैधानिक तरलता अनुपात में 1% की कमी या वृद्धि की जाए तो 1 लाख करोड़ की तरलता प्रभावित होती है। रेपो रेट। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर अनुचित वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर अनुचित वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं। सामान्य 1 दिन के लिए, अधिकतम 28 दिन टर्म रेपो। यानी रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर जो अनुचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो अल्पकाल के लिए यानी छोटी समय अवधि के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं, सामान्यतः 1 दिन, अधिकतम 18 दिन। LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दीर्घकालीन रेपो संचालन। इसके अंतर्गत बैंकों को प्रचलित रेपो दर पर 1 वर्ष या 3 वर्ष तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, इसके अंतर्गत बैंकों को 1 वर्ष या 3 वर्ष तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आरबीआई द्वारा ऐसा इसलिए किया गया है कि बैंकों को 3 वर्ष के लिए ऋण निम्न ब्याज दर पर उपलब्ध हो सके तथा अर्थव्यवस्था में तरलता सुनिश्चित हो सके। LTRO टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। LTRO से इस प्रकार भिन्न है कि इसके अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण लक्षित होते हैं ना, टारगेटेड होते हैं, अर्थात इन ऋणों को दिए गए समय अवधि में तथा निर्धारित प्रतिभूति में प्रतिनियोजित करना होता है। रिवर्स रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई को देते हैं। यानी वह ब्याज दर, वह इंटरेस्ट रेट जिस पर जो बैंक है वो अपना अधिशेष यानी जो अपना अधिशेष धन राशि होती है उस धन को आरबीआई को देते हैं। यह भी अल्पकाल के लिए होता है, 3% से 4% तक। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। इसका प्रारंभ 2011 में किया गया। जो
नल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, स्थायी सीमांत स्थायी सुविधा। इसका प्रारंभ 2011 में किया गया। यह बैंकों की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करता है। बैंक इसका प्रयोग तब करते हैं जब उनके पास आरबीआई से पैसा जुटाने के सभी माध्यम समाप्त हो जाते हैं। बैंक इसका प्रयोग तब करते हैं जब उसके पास आरबीआई से पैसा जुटाने के सभी माध्यम समाप्त हो जाते हैं। अधिकतम 1 करोड़ या इसके गुणज में मैक्सिमम जमा राशि का 3% प्रदान किया जाता है। बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक, सरकारें व अन्य वित्तीय संस्थाएं दीर्घकाल के लिए आरबीआई ऋण लेते हैं। जो बैंक दर है जो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक, सरकारें एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं दीर्घकाल के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं। इसका सीधा प्रभाव बैंकों को दीर्घकालीन लेन देन पर पड़ता है। नीति दरों का संबंध, जो ऊपर अपन ने नीति दरें देखी है, जैसे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका क्या संबंध है। मुख्य नीति दर रेपो है। जो मुख्य नीति दर है वो रेपो है। रेपो से 0.25 ऊपर है तो वह MSF है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्थायी जो सीमांत स्थायी सुविधा है। तथा रेपो से 0.65% नीचे रिवर्स रेपो है। यह क्रम सदैव विद्यमान रहेगा जब तक कि आरबीआई द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। अर्थात यदि रेपो में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो यह बदलाव अन्य सभी नीति दरों में भी देखने को मिलेगा। कई बार नीति दरों में परिवर्तन को प्रतिशत में न दर्शाकर आधार अंकों में दर्शाया जाता है, जिसे हम निम्न सूत्रों से प्रतिशत परिवर्तन कर सकते हैं। 1% बराबर 100 आधार अंक। जैसे रेपो है वो 4% है तो MSF है वो 4.25% होगा, ये अधिक होगा, रेपो रेट से अधिक होगा। जो सीमांत स्थायी सुविधा है वो रेपो से अधिक हो गया, जबकि जो रेपो रेट है वो रेपो से कम होगा, रेपो रेट से। खुला बाजार संचालन, इसके अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। जो इसके अंतर्गत आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना का काम करती है। यदि अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता होती है तो आरबीआई सरकार की प्रतिभूतियों को बेचता है। यदि अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तथा तरलता बैंकों से आरबीआई को हस्तांतरित हो जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता का अभाव होता है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता का अभाव है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है तथा अर्थव्यवस्था में तरलता उपलब्ध कराता है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता का अभाव है तो आरबीआई तरलता खरीदेगा। यदि अधिशेष तरलता है तो आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचेगा। गुणात्मक उपकरण या चयनात्मक शाख नियंत्रण। सीमांत आवश्यकता, यह ऋण का वह भाग है जिसे बैंक ग्राहक को प्रदान नहीं करते हैं। सीमांत आवश्यकता यह ऋण का वह भाग है जिसे बैंक ग्राहक को प्रदान नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में यह ऋण लेने के लिए प्रदान की गई सुरक्षा तथा स्वीकृत ऋण के बीच का अंतर होता है। सीमांत आवश्यकता जितनी ज़्यादा होगी अर्थव्यवस्था में तरलता घटेगी। जो सीमांत आवश्यकता है वो जितनी ज़्यादा होगी अर्थव्यवस्था में तरलता घटेगी तथा यदि सीमांत आवश्यकता कम होगी तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी। साख राशनिंग आरबीआई द्वारा किसी क्षेत्र पर दिए जाने वाले अधिकतम ऋण की जो सीमा को निर्धारण करना साख राशनिंग कहलाता है। जो आरबीआई द्वारा किसी क्षेत्र पर दिए जाने वाले अधिकतम ऋण की सीमा को निर्धारित करना
साख राशनिंग कहलाता है। उदाहरण, प्राथमिक क्षेत्रों को दिए जाने वाला ऋण। जो प्राथमिक क्षेत्रों को दिए जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? साख राशनिंग कहलाता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण। उपभोक्ता साख नियंत्रण, आरबीआई द्वारा उपभोक्ता की जरूरत की वस्तुओं को बिल के दायरे में लाया जा सकता है तथा बाहर भी किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ऋण की अवधि, किस्तें तथा किस्तों की राशि आदि का भी निर्धारण करता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण कहलाता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण में आरबीआई द्वारा उपभोक्ता की जरूरत की वस्तु को वित्त के दायरे में लाया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ऋण की अवधि, किस्तें तथा किस्तों की राशि आदि का भी निर्धारण करता है। इसे उपभोक्ता का साख नियंत्रण कहलाता है। नैतिक दबाव, आरबीआई द्वारा बैंकों पर उसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए दबाव बनाया जाता है। जो आरबीआई द्वारा बैंकों पर उसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसके लिए आरबीआई बैंकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कहता है। सीधे कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, यदि बैंक आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आरबीआई उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है तथा जरूरत पड़ने पर उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।